हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम फिजिक्स के पूरे कोर्स को चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और इसमें लगभग हमने 4 चैप्टर विद न्यूमेरिकल्स विद थ्योरी कंप्लीटली सॉल्व कर ली है। ठीक है, इसी के आगे का एक चैप्टर और है और बहुत जबरदस्त चैप्टर है। सीखने की दृष्टि से भी ये चैप्टर बहुत जबरदस्त है और सीखने के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 4 से 5 नंबर का वेटेज है। तो ये चैप्टर बहुत शानदार तरीके से सिखाने का काम करेंगे और जब आप सीख जाओगे तो इससे आने वाले 4 से 5 नंबर बहुत आसानी से आप ग्रहण कर सकते हो। तो चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन और ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है और ये चैप्टर बहुत शानदार है। बहुत शानदार इस वजह से है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, जो घरों में यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, उस इलेक्ट्रिसिटी का बेहतर यूज आप इस चैप्टर से समझेंगे कि वास्तव में करंट क्या होता है। आपके घरों में वायर के थ्रू क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। अरे भाई, तार जो आप डाल के लेके आ रहे हो कॉपर का या किसी भी तार वायर को लट्ठों से जो कनेक्ट करके लेके आ रहे हो घर के लिए, उसमें करंट आ रहा। तो वास्तव में करंट क्या होता है, वास्तव में वोल्टेज क्या होता है। जैसे आपने एक जनरली बात सुनी होगी कि घरों में यूज होने वाला जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट होता है। तो वास्तव में ये 220 वोल्ट क्या होता है, वास्तव में करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, इस तरीके की सभी बातें जो है वो हम इस चैप्टर में सीखने का काम करेंगे। तो वास्तविक जो इलेक्ट्रिसिटी है जो घरों के वायरों में यूज हो रही है, जो हमारे घरों में, ठीक है, जितने भी यंत्र करंट से जो चल रहे हैं उसमें वाट क्या होता है, ठीक है, करंट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये सब की सब चीजें इस चैप्टर से सीखने को मिलेंगी। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा सीखने में, करने में मजा आएगा। बोर्ड एग्जाम में तो ये चैप्टर 4 से 5 नंबर का रहेगा ही, जो कि आप सीखने के बाद बहुत आसानी से इससे आने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और उनके उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। इस चैप्टर का व्यवहारिक जीवन में कहां कहां कैसे कैसे उपयोग हो सकता है, तो आप जनरली मान के चलिए कि इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैप्टर जो व्यवहारिक जीवन में है वो यही चैप्टर है। यहीं से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। तो ये चैप्टर बहुत जानदार रहेगा, शानदार रहेगा। आप हमारे साथ खूबसूरत से सेशन में जुड़ सकते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में और हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के नाम के आधार पर ही हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का जो नाम है वो है वैद्युत चालन। ठीक है, वैद्युत चालन या वैद्युत चालन। तो पहले हम इसी से इसकी शुरुआत करते हैं कि साहब वैद्युत चालन क्या होता है। वैद्युत चालन क्या होता है, देखो हमारा टारगेट एक ही है कि किसी भी टॉपिक को वास्तविक तरीके से जानना, वास्तविक रियल में समझना है कि वास्तव में वो टॉपिक क्या है। हमारा काम किताबी भाषा को आपको सिखाना कतई नहीं है, बिल्कुल भी हम किताबी भाषा को आपको सिखाने का काम नहीं करेंगे। बिल्कुल भी आपको कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को वास्तव में क्या है, उसका मतलब है क्या, यूज है, दैनिक जीवन में हम उसे कैसे, कहाँ कैसे क्या उपयोग कर सकते हैं, ये सबको सिखाने का कार्य करेंगे। तो भैया वैद्युत चालन में, इस वैद्युत शब्द का फिजिक्स में जहां कहीं भी लिखा देखो वहां समझ जाओ कि इस वैद्युत का मतलब है आवेश। जहां कहीं भी वैद्युत की बात होगी तो 100% किसकी बात होगी, आवेश की बात होगी। चालन का मतलब होता है सीधा सीधा चलना। कहने का मतलब यह है कि अभी तक आपने 1 से लेकर जो 4 चैप्टर पढ़े, जिसमें पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र और आवेश पढ़ा, दूसरा चैप्टर गॉस की प्रमेय, तीसरा चैप्टर वैद्युत विभव और चौथा चैप्टर वैद्युत धारिता। बेटा ये चारों के चारों चैप्टर में आवेश जो था वो रुकी हुई अवस्था में था। आवेश जो था वो रुका हुआ था और अगर आवेश रुका हुआ था तो आवेश रुके होने पर वो जिस जिस तरीके की प्रॉपर्टी जनरेट करेगा उसे हमने कहा स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, उस पूरी यूनिट का नाम था स्थिर वैद्युतिकी। और उस स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब आवेश। जब आवेश रुका हुआ होता है तो वो किस किस तरीके की प्रॉपर्टी जनरेट करता है, किस किस तरीके के गुण उत्पन्न करता है, इसके बारे में हमने 1 से लेकर 4 चैप्टरों के बीच में जानने का प्रयास किया। लेकिन साहब अब आवेश का मन हो गया है गति करने के लिए, बहुत हद हो गई, रुके रुके, ठीक है, बैठे बैठे, लेटे लेटे, लेकिन अब आवेश का मन हो गया कि साहब अब तो हम क्या करेंगे, गति करना चाहेंगे, अब जॉगिंग करना चाहेंगे। तो ठीक है साहब, आवेश यहां से इस चैप्टर से गति करना प्रारंभ करेगा। तो इस चैप्टर का नाम ही है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन का मतलब है आवेशित कण का चलना,
आवेश का चलना, ठीक है। और जब भी आवेश की चर्चा होगी तो आवेश की चर्चा में हमेशा एक चीज को पुकारा जाएगा और वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ज्यादातर कंडीशन में 99% कंडीशन में याद किया जाएगा किसे, मुक्त इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और कुछ कंडीशन में मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन तो गति करता ही है, उसके साथ साथ पॉजिटिव, जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं वो भी गति अगर करें, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालन। वैद्युत बोले तो आवेश, और चालन का मतलब होता है चलना। तो जब आवेशित कण गति करना चालू कर दें तो बेटा इसी को कहते हैं वैद्युत चालन। वैद्युत चालन, वैद्युत चालन जो है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि ठोस में किसकी वजह से वैद्युत चालन होता है, तो सीधा सीधा सा आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉन की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठोसों में वैद्युत का जो चालन है, ठीक है, तो वैद्युत का चालन है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्योंकि ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, गति करते हैं। और इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण है, अगर आवेशित कण गति करना प्रारंभ कर दे तो उसी को कहते हैं वैद्युत चालन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, स्पेशल किसमें, धातुओं में, स्पेशल किसमें, धातुओं में, ठीक है, क्योंकि धातुओं में ही मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन में अगर मैं द्रव की बात करूं और अगर मैं गैस की बात करूं, तो द्रव और गैस में जो वैद्युत का चालन है वो पॉजिटिव की वजह से होता है और नेगेटिव की वजह से, दोनों की वजह से होता है। अब इस बात को थोड़ा सा वन लाइन समझ लोगे, जैसे कि जब ठोस की चर्चा होती है तो ठोस में जितने भी परमाणु होते हैं वो नॉन मूवेबल होते हैं। मतलब जो परमाणु है वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। परमाणु जो है वो एक दूसरे से आणविक बंध, रासायनिक बंधों के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। और जब एक दूसरे से बंधे रहते हैं तो यहाँ पर अणु जो है, जो परमाणु हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। लेकिन इन परमाणुओं से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं वो पदार्थ में चलने फिरने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र। इन परमाणुओं से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं वो पदार्थ में चलने फिरने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। बेटा इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई ठोस पदार्थ होगा और स्पेशल ठोस पदार्थ में भी कौन, मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये अभी चर्चा होगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, एक एक पॉइंट आपको समझाने का कार्य किया जाएगा, मजे से सीखने का काम करें भाई। बिल्कुल मुफ्त क्लासें हैं, बिल्कुल फ्री क्लासें हैं यूट्यूब पर, और बिना रुके और बिना थके ये क्लासें चल रही हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर को मिस कराया जा रहा है, किसी टॉपिक को छोड़ा जा रहा है। जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो टॉपिक है, सब सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से चीजें मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है, और कुछ ज्यादा देने का प्रयास कर रहा हूं, कोई भी चीजें कम नहीं दी जाएंगी आपको। तो भैया ठोस में जो परमाणु हैं वो नॉन मूवेबल होते हैं, मतलब परमाणु गति नहीं करते। उनसे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब परमाणु के भीतर थे, जैसे कि मान लो किसी पदार्थ के भीतर बहुत सारे परमाणु, एक परमाणु की बात करें तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। वृत्ताकार कक्षाओं में कौन घूमते रहते हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉन। जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहरी स्रोत से कुछ ऊर्जा मिल जाती है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहरी स्रोत से, बाहरी कक्षा के, ठीक है, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा के किसी इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी इस कक्षा को त्याग कर कहां निकल आता है, बाहर। भैया यही इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यही इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये पिछले चैप्टरों में भी जानकारी मैंने आपको देने का काम किया था, ठीक है। तो ठोसों में जो गति करेंगे, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई धातु है, ठोस है, तो इसके परमाणु तो गति कर नहीं पाएंगे, लेकिन बेटा जिन परमाणुओं से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो परमाणु क्या हो जाएंगे, धनावेशित। भाई जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो परमाणु कैसा हो जाता है, धनावेशित। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जिन परमाणुओं से मुक्त हुए हैं वो परमाणु तो कैसा हो गया, धनावेशित। लेकिन बेटा ये धनावेशित परमाणु है वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो ये परमाणु तो गति करेंगे नहीं। तो कहने का मतलब ठोसों में धनावेशित परमाणु गति नहीं करते, गति जो होती है वो कौन की वजह से होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस वजह से मैंने ये कहा कि ज्यादातर जो वैद्युत चालन है वो किन की वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्योंकि इस चैप्टर में हम जो चालन करवाएंगे वो ज्यादातर काय में करवाएंगे, धातुओं में। धातुएं बोले तो चालकों में, ठीक है, चालकों में। भैया जिनमें बहुत आसानी से करंट आ जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और बहुत आसानी से करंट आने का कारण ही यही है कि उनमें कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन किस में पाए जाते हैं, धातुओं में। तो धातुओं में
जो वैद्युत का चालन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, और यही इस चैप्टर में हमें लगभग 100% पढ़ना है, 1% की वो नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने 1% छोड़ा क्यों था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को छोड़ के कोई और भी धनावेशित कण भी क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, और उसकी वजह से भी वैद्युत चालन हो सकता है। तो वो होता है द्रव और गैसों में। अब मान लो कोई हमारे पास लिक्विड, अब मान लो हमारे पास कोई लिक्विड, ठीक है, जैसे कि इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने इसे किसी बैटरी से जोड़ा, तो ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल बोले तो सिरा। तो बेटा ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, वो इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करना चालू कर देगा, खींचना चालू कर देगा, और ये सभी के सभी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बैटरी के धन सिरे की ओर क्या करना चालू कर देंगे, गति करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार किसी ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से वैद्युत का चालन होता है, ठीक है। आवेशित कण, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से यहां पर चालन हो रहा है, ठीक है साहब। अब मेरे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, मेरे पास कोई एक लिक्विड सबस्टेंस है। अब लिक्विड सबस्टेंस मान लो कि इसका जो पार्टिकल है वो परमाणु, इसके भी पार्टिकल परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। अब मान लो ये परमाणु से मिलकर बना है, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, किसी लिक्विड में जो परमाणु है उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये परमाणु पॉजिटिव हो गया। अब एक बात बताओ, यहां ये परमाणु भी गति करने के लिए स्वतंत्र है और ये इलेक्ट्रॉन भी गति करने के लिए स्वतंत्र है। भाई जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो तो गति करने के लिए स्वतंत्र है ही, लेकिन वहां जो द्रव है, द्रव में जो परमाणु हैं वो भी मूव कर सकते हैं। भाई लिक्विड में परमाणु भी मूव कर सकते हैं, पूरा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता। तो होता क्या है कि जब इसे हम किसी बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी ओर, लेकिन ये जो परमाणु पॉजिटिव हुए जिनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उन पॉजिटिव परमाणुओं को इस बैटरी का कौन सा टर्मिनल खींचेगा, नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव परमाणु एक तरफ और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक तरफ, और दोनों की वजह से वैद्युत चालन होना चालू हो जाएगा। तो द्रवों में और गैसों में, क्योंकि गैस के परमाणु भी जो है वो मूवेबल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत स्वतंत्र गति करते रहते हैं, ठीक है। तो वहां ये संभावना है द्रव और गैस में कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से वैद्युत चालन हो जाए। लेकिन ठोसों में, स्पेशल धातुओं में, चालकों में हमेशा, ठीक है, जो वैद्युत चालन होगा वो किसकी वजह से होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो आप मुझे बताइए, क्या आप चैप्टर का मतलब समझ पाए? तो चैप्टर का मतलब है वैद्युत चालन, और वैद्युत का मतलब है आवेशित कण, और आवेशित कण पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और अगर ये आवेशित कण किसी भी पदार्थ में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं वैद्युत चालन। तो भाई इस चैप्टर की शुरुआत और इस चैप्टर का नाम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि साहब इस चैप्टर में हम आवेशित कणों की गति के बारे में पढ़ना चाहेंगे, आवेशित कणों की गति के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहेंगे। तो चलिए इसी के आधार पर हम थोड़े से पदार्थों की बात कर लेते हैं, ठीक है, पदार्थ की बात कर लेते हैं। तो भैया वैद्युत के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। वैद्युत के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा आपको और ध्यान दिलवा दें, ठीक है, तो फिर चीजें हमारे लिए बहुत बेटर हो जाएंगी और बहुत सिंपल हो जाएंगी। वैद्युत के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन चालक, और सेकंड होता है अचालक, और थर्ड होता है साहब अर्धचालक। नॉर्मल जनरल परिभाषा से इसको देखें तो भैया वे पदार्थ जिनमें बहुत आसानी से करंट आ जाता, बहुत आसानी से, ठीक है, आपने जैसे ही करंट का वायर लगाया उसमें करंट आ गया, ठीक है, चालक कहलाए। वे पदार्थ जिनमें कोई करंट नहीं आता। अब आपने बहुत सारे ऐसे पदार्थ देखे होंगे, लकड़ी, प्लास्टिक, बहुत सारे ऐसे पदार्थ देखे होंगे, ठीक है, उनमें कोई करंट नहीं आएगा। अच्छा, अर्धचालक क्या होते हैं? तो इनमें करंट आता है लेकिन बहुत कम, करंट जो होता है वो बहुत कम मात्रा में, बहुत लोएस्ट मात्रा में करंट को देखा जाता है, ठीक है। तो अर्धचालक इसी वजह से आधे चालक है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत करंट आ जाता है लेकिन बहुत ज्यादा करंट अच्छी मात्रा में नहीं आता। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि चालकों में करंट क्यों आता है, तो सीधी सी बात है, चालकों के पास कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, जितनी भी धातुएं हैं उन सभी के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
उनके जो परमाणु हैं वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी एनर्जी ग्रहण करके वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देते हैं। इसकी वजह से उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उनमें बहुत आसानी से करंट आ जाएगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो उसी को हम करंट कहते हैं। अभी करंट के बारे में बहुत शानदार तरीके से बताएंगे, उसी को करंट कहते हैं। अर्धचालकों में करंट क्यों नहीं आता? क्योंकि साहब इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो जितनी भी अधातु हैं, जितनी भी अधातु हैं, उनके अधातुओं के जो परमाणु हैं, उनकी बाहरी कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बहुत दिक्कत है। इन्हें बहुत अधिक ऊर्जा देनी होगी तो भी इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है। ठीक है, अब इसका अगर इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सर धातुओं में इलेक्ट्रॉन क्यों जल्दी निकल आते हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलते, तो इसका केमिस्ट्री की भाषा में ही आंसर है। जैसे कि मान लो हमें एक धातु के रूप में एक सोडियम का एग्जाम्पल ले दें। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2, 2s2 और 2p6 और ये आ गया 3s1, 3s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा होगा ऑफ-वायु के नियम के अनुसार। ठीक है, तो आपने 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10 10 और 1 11। बाहरी कक्षा ये है 3s1। देखो भाई, केमिस्ट्री में एक लॉ है, अष्टक नियम जो है वो क्या कहता है? अष्टक नियम। ठीक है, यह अष्टक नियम ये कहता है कि किसी भी तत्व, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा या तो पूर्ण रूप से भरी हो, बाहरी कक्षा या तो पूर्ण रूप से भरी हो, पूर्ण भरी हो, और या फिर बाहरी कक्षा में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो बेटा उस अवस्था में वो परमाणु कौन सी अवस्था में पाया जाता है? स्थायी अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? स्थायी अवस्था, स्थायी। ठीक है, उसे अगर उसकी बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी होगी तो उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, वो स्थायी होगा, स्टेबल। और अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने केमिस्ट्री में अष्टक नियम में पढ़ा कि किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी हो या फिर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो वो परमाणु एक स्टेबल कंडीशन में माना जाता है और वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता। आपने देखा होगा केमिस्ट्री में तत्व आपस में मिला दिए जाएं, ठीक है, और कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, खुले में नहीं रख सकते उन्हें रंगीन बोतलों में रखा जाता है, उन्हें सूरज के प्रकाश में नहीं रख सकते, नहीं तुरंत रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे केमिस्ट्री में ऐसे पदार्थ आपने देखे होंगे जो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो वो हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं? और कुछ ऐसे तत्व आपने पढ़े होंगे जैसे कि पीरियोडिक टेबल में जो 18वां ग्रुप है, जैसे शून्य समूह बोलते हैं, उस वाले ग्रुप में जितने भी आपने देखे होंगे वो अक्रिय गैसें पड़ी होंगी, निष्क्रिय अक्रिय गैसें, वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती। अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खोल के देखना कभी, हीलियम भी एक अक्रिय गैस की ही कैटेगरी का है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खोल के देखना तो 1s2 निकलेगा, पूरी कक्षा भरी हुई है। अरे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, वो दोनों भरी हुई है। ठीक है, अच्छा इसी के बाद एक और है नियोन, 10 नंबर पे देखा होगा आपने, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खोलोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 2 2 4 6 10। तो देखो इसकी पूरी बाहरी कक्षा 2s2 और 2p पूरी की पूरी भरी है, पूरी की पूरी भरी हुई है। ठीक है, और बाहरी कक्षा में 6 और 2 8 भी इलेक्ट्रॉन पूरी रूप से भरी हुई है और 8 इलेक्ट्रॉन भी है। तो भाई आप बताओ, इसी वजह से ये जितने भी 18वें ग्रुप के आपने एलिमेंट पढ़े हैं, ठीक है, कौन कौन से पढ़े हैं? हीलियम पढ़ा है, नियोन पढ़ा है, आर्गन पढ़ा है, जीनोन पढ़ा है, ठीक है, क्रिप्टन पढ़ा है, ये सब के सब कैसे हैं? अक्रिय निष्क्रिय की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो भैया वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे समझ लो अपनी भाषा में कि भैया एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, और जब किसी व्यक्ति पर बहुत पैसा है तो वो किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखेगा और ज्यादा हाथ पैर भी नहीं मारेगा। लेकिन जिसके पास पैसे की कमी है वो उस पैसे को कमाने के लिए हजार जगह हाथ पैर मारता है, बड़बड़ाता रहता, मतलब आप देखो उसकी सक्रियता का लेवल, वो पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करता है, सबसे मतलब भी रखने का प्रयास करता है। ठीक है, तो बस ऐसे ही समझ लो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट भी, ठीक है, कि जिनकी बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से फुलफिल है, ठीक है, स्टेबल हो गए, भैया हमें अब किसी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जिनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं है उन्हें दिक्कत है, जैसे कि सोडियम। अब सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और भाई साहब अष्टक नियम के अकॉर्डिंग या तो बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी हो और या फिर इसमें कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। साहब इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, है कितना? 1। तो इसे कितने और चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन इसे कौन दे दे?
तो भैया सोडियम जैसे परमाणु क्या करते हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देते हैं। और जब सोडियम जैसे परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं तो सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा, Na पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद धनावेश बन जाता, तो सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर इसका अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा केवल इतना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया। अब बाहरी कक्षा देखोगे तो बाहरी कक्षा ये 2s 2p, 2s में 2 है, 2p में 6 है, 6 2 8। अब बताओ बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं। तो बेटा धातुओं की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है। त्यागना इनकी मजबूरी है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इन्हें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो चाहिए। अब भैया इसकी बाहरी कक्षा में 1 है, इसे 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, बताओ आप। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग ही देता है। बहुत सारी कंडीशन में आपने भी व्यवहारिक जीवन में देखा होगा कि हमारे पास कुछ चीज अवेलेबल है और उसकी वजह से हमें परेशानी खड़ी हो रही है, तो फिर हम उसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, बेच देते हैं। या तो हमें भरमार मात्रा में वो चीजें मिल जाएं, ठीक है, या तो हम उसका लाभ उठा पाए, तो ठीक है, वो छोटी मोटी चीजें हैं, चलो परेशान करने से तो बढ़िया है कि इसे हटा दीजिए। तो आपने जितने भी फर्स्ट ग्रुप वाले जितने एलिमेंट देखे होंगे, फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट जैसे कि आपने लिथियम देखा, सोडियम देखा, पोटेशियम देखा, ठीक है, रुबेडियम देखा, सीजियम देखा, फ्रांसियम देखा, ये जितने भी एलिमेंट आपने फर्स्ट वाले ग्रुप पढ़े होंगे, इनकी इनकी सक्रियता सबसे ज्यादा पड़ी होगी आपने पीरियोडिक टेबल में, कि सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन से होते हैं, तो ये फर्स्ट ग्रुप वाले सबसे सक्रिय तत्व हैं। सेकंड ग्रुप वाले भी इससे थोड़े से कम सक्रिय, लेकिन वो भी सक्रिय। इसमें सबसे ज्यादा सक्रियता की कैटेगरी में कौन डाला जाता था, सोडियम। सबसे ज्यादा सक्रियता की श्रेणी में सोडियम को खुले में रख दोगे, ऑक्सीजन से क्रिया करके आग लग जाएगी इसमें। सोडियम को पानी में डाल दोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और विस्फोट हो जाएगा। इसके कई एग्जांपल आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, कई इसके एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे देखे होंगे, सोडियम को पानी में विस्फोट हो रहा है, ठीक है, कई तरीके। तो सोडियम कितना हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव बना क्यों, भारी कक्षा में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 है तो बहुत ज्यादा क्रियाशील रहता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से क्या कर देता, त्याग देता। थोड़ी सी एनर्जी ग्रहण करी, आराम से त्याग दी। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग आ गया, अगर मान लो मेरे पास कोई सोडियम का पदार्थ है, तो इसमें तो बहुत सारे सोडियम के परमाणु होंगे। अब ये बहुत सारे सोडियम के परमाणु अपने पर एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, त्याग देंगे। अब जो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिए वो पदार्थ में चलने फिरने के लिए क्या हो गया, स्वतंत्र। भाई परमाणु से ही तो इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन सोडियम का पूरा पदार्थ है, तो उस पदार्थ में ये चलने फिरने के लिए क्या हो गए, स्वतंत्र। तो भैया इसी को हम कह देते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु के अंदर थे तो नाभिक के 4 ओर चक्कर काटने पड़ रहे थे, लेकिन अब परमाणु से बाहर निकल आए, इस वजह से ये कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बताइए, एकदम आनंदित क्लास लग रही होगी, सीखने को मिल रहा होगा। वास्तव में वास्तविक चीजें ही आपको निकाल के दी जाएंगी, आपको याद नहीं करवाया जाएगा। याद से बहुत पीछा छुड़ा दिया जाएगा, बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। याद नाम का आप शब्द के इस सब्जेक्ट में नहीं पुकारेंगे कि साहब हम याद कर रहे हैं और फिर याद करके भूल रहे हैं। आप याद करेंगे ही नहीं, भूलेंगे नहीं। सब्जेक्ट को एकदम सीखने का काम। भाई अचालकों में क्या होता है, तो अचालक ऐसे समझ लो जैसे कि क्लोरीन हम ले लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खोलें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p5, देखना, ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12 5 17। अगर इसकी बाहरी कक्षा देखोगे तो 3s और 3p है, s में 2 है, p में 5 है, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा पूरी 3 वाली आउटर सेल मानी जाएगी, बाहरी कक्षा मानी जाएगी 3, s में 2 है, p में 5 है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बेटा, किसी भी तत्व को अपनी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन करने की जरूरत है, 8। इसे कितने और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक बात बताओ, अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन ना मिले तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा? अरे नहीं त्यागेगा। सोडियम पे तो 1 ही था, उसे 7 कोई देने को तैयार नहीं था, लेकिन 7 वाले को कोई सोडियम जैसा परमाणु कोई हो सकता है कि डोनेट कर दे कि साहब मेरे तो काम में आ ही नहीं रहा, आप ही देख लो। आपने केमिस्ट्री में सहसंयोजक बंध देखे होंगे, सहसंयोजक बंध, साझेदारी वाले बंध। तो इसी तरीके के तो परमाणु आपस में साझेदारी वाले बंध बना लेते हैं, सोडियम और क्लोराइड जैसे। सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्लोराइड को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या बना लेंगे, साझेदारी वाला बंध बना लेंगे। 7 तुम हमारे, जब जरूरत पड़े तब तुम हमारे 7 इलेक्ट्रॉन ले लेना, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। हालांकि घाटा किसका है, क्लोरीन का। हर क्लोरीन में हाँ ह्यूमन बुद्धि हो तो मना कर देगा, साहब नहीं तुम 1 रुपया खर्च कर रहे हो, हमारे 7 रुपए खर्च करवा नहीं करेंगे हम।
ठीक है, तो इसकी बुद्धि बहुत तेज है और ये एक दूसरे के काम निकाल रहा है, साझेदारी वाला बंद बना है। सहसंयोजक बंद सोडियम क्लोराइड के बीच में बहुत आसानी से, बहुत सरलता से बनता है, क्योंकि दोनों को एक दूसरों की आवश्यकता है। तो बेटा जब इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये अपने बाहरी कक्षा के इन इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा नहीं। एनर्जी देते जाओ, नहीं त्यागेगा। बहुत अधिक एनर्जी दोगे तो वो पदार्थ क्या होना चालू हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, जलना चालू हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। अच्छा, उसके पीछे का एक और कारण है, ये तो है ही कि वो नहीं त्यागेगा। एक और कारण ये, जैसे कि ये नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ ये कक्षाएं हैं, इसमें 3 कक्षाएं होंगी। पहली कक्षा में तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी में कितने होंगे? 6 और 2 8। तीसरी में कितने होंगे? 5 और 2 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर मैं यही सोडियम का बनाऊं, तो सोडियम में 2 इसमें है, 8 इसमें है, और लास्ट वाली में कितना था? 1, सोडियम वाली। देखो 2 तो पहली में है, 6 और 2 8 दूसरी में है, तीसरी वाली में कितना है? 1। ये क्लोरीन वाला ऊपर और सोडियम वाला। तो बेटा बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक पर पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किए हुए रहता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर ये पॉजिटिव फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन कम लगा पा रहा होगा। लेकिन यहां बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव से 7 गुना ज्यादा होगा। अब यहां जो नाभिक और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बल लग रहा होगा, वो प्रबल बल लग रहा होगा, एकदम आकर्षण बल। तो बेटा ये फोर्स भी इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं जाने देता, थोड़ी बहुत। यहां ये फोर्स थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो बहुत आसानी से जाने। देखो सब एंगलों को समझना होगा। नहीं आपके मन में ये बचा रहा है, हाँ ये तो सर आप ऐसी ओरली समझा दिया कि इसके 1 है, 7 नहीं पूरे हो पा रहे, 8 नहीं पूरे हो पा रहे, इस वजह से छोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ 7 है तो ये नहीं छोड़ेगा। ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगा? तो इसका लॉजिकल कारण यही है, वहां 7 इलेक्ट्रॉन 7 नेगेटिव 7 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बराबर आवेश हो गया, तो पॉजिटिव से जबरदस्त आकर्षण बल से बध जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन पर कम नेगेटिव चार्ज होगा तो कम फोर्स लगेगा, तो इस ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी अगर ग्रहण करेगा बाहर से, फटक से ये फोर्स को काट के वो कहां निकल आएगा? बाहर निकल आएगा। एकदम लॉजिकल बातों को सीख। देखो सीखने की खूबसूरती यही तो है कि आपको चीजें वास्तव में समझ में आई। तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो करंट भी नहीं फ्लो होगा। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ठीक ठाक मात्रा में होंगे, खूब अच्छी तरीके से करंट फ्लो होगा। ठीक है, बात करते हैं अर्धचालकों में। तो अर्धचालकों का सेटअप अलग होता है। अगर अर्धचालकों का सेटअप समझ रहे हैं तो इधर समझ, अर्धचालकों का सेटअप समझ रहे हैं तो इधर बिल्कुल सेपरेट और तरीके से समझ लो। अर्धचालकों का सेटअप ये है साहब कि भैया पहली बात तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक की कैटेगरी के। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खोलोगे तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 4। और बेटा अर्धचालक का जो पदार्थ है या जो क्रिस्टल है, अर्धचालक का क्रिस्टल वो एक विशेष संरचना बनाता है। इसके भीतर के जो परमाणु है वो एक विशेष संरचना बनाते हैं। कैसी बनाते हैं विशेष संरचना? थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। जैसे कि मेरे पास ये अर्धचालक का एक क्रिस्टल है जिसमें बहुत सारे अर्धचालक के परमाणु भरे, या तो जर्मेनियम या सिलिकॉन के। ठीक है साहब, ये परमाणु भरे हुए। ठीक है, अच्छा प्रत्येक परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। बताया अभी। अर्धचालक एक विशेष कैटेगरी के पदार्थ होते हैं जिनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 4 इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक की बाहरी कक्षा में। अच्छा प्रत्येक परमाणु बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? अभी का 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। और जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो भैया 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे, और बची हुई कक्षा में जो बचे इलेक्ट्रॉन वो पूर्ण रूप से फुलफिल हो। तो कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये, त्यागे ना बल्कि दूसरे का ग्रहण कर लें। जैसे कि यहां पर जो क्लोरीन जैसे परमाणु हैं जो अपनी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रखे बैठे, वो त्यागेंगे नहीं। क्यों नहीं त्यागेंगे? लॉजिकल कारण भी बता, वो ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपने देखा होगा क्लोरीन पर नेगेटिव होता है, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं। लेकिन सोडियम जैसे परमाणु पर क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अब वो त्यागने के बाद जो Na पॉजिटिव बनता है, यहां भी एक कंडीशन है, Na और Na पॉजिटिव में स्टेबल कौन है, स्थायी कौन है? तो भैया स्टेबल कौन है? Na पॉजिटिव।
क्योंकि Na के जो भारी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन है वो परेशान कर रहा है, इसमें की वजह से उसकी सक्रियता बहुत अधिक है, ठीक है। लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और पॉजिटिव जैसे ही बनेगा तैसे ही इसकी सक्रियता या स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। Na पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है Na की अपेक्षा, ठीक है, इस बात को समझे। वैसे ही अगर मैं यहां से पूछूं कि यहां पर Cl और Cl नेगेटिव में कौन स्टेबल है, तो यहाँ Cl नेगेटिव स्टेबल है, जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो फिजिक्स के साथ साथ मैं यहाँ केमिस्ट्री भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में कई कॉन्सेप्ट में केमिस्ट्री का बहुत अच्छा खासा यूज है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के जो है फिजिक्स में लागू होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट फिजिक्स के केमिस्ट्री में भी लागू हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे की डिपेंडेंस है, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि एक सब्जेक्ट का ज्ञान जो है अर्जित हुआ है वो दूसरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से यूज हो सकता है। कई टॉपिक ऐसे हैं जो मिलते जुलते आपको मिलेंगे, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये बात क्लियरली समझ में आई। मैं अर्धचालक का मैटर यहां समझा रहा हूं। अर्धचालक के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये अर्धचालक के जो परमाणु हैं वो अपने निकटतम परमाणु के साथ क्या करते हैं, जैसे कि ये वाला परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन इस वाले परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी वाला बंध बना लेगा, सहसंयोजक, ये भी बना लेगा, ये निकटतम, ये निकटतम। इसी तरीके से अर्धचालकों के जो परमाणु हैं वो अपनी बाहरी कक्षा के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपने निकटतम परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये सहसंयोजक बंध बना लेंगे, साझेदारी वाला बंध, इस तरीके से। ये बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। ये अब बताओ, अब इसके सेंटर वाले एटम को देखो, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, एक इसका साझेदारी वाला बंध, एक इसका 4 पड़ोसी परमाणुओं से 8 हो गए। जब इसे जरूरत होगी तब ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में भी चक्कर लगा, इसे जरूरत होगी, क्योंकि परमाणु एक दूसरे में घुसे होते हैं, ओवरलैप करे होते हैं ठोसों, ये तो जानते ही हैं, ठीक है। ये संरचना होती है। तो इसमें 2-3 बातें आपको याद रखने योग्य हैं जो इंपोर्टेंट है। एक बात यह कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये जो अर्धचालक है वो अर्धचालक बड़ा अचालक होता है। अर्धचालक भी क्या होता है, अचालक। 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी यहां सहसंयोजक बंध नहीं टूटेगा, और जब कोई भी सहसंयोजक बंध नहीं टूटेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, नो मुक्त इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त नहीं है, तो इस अवस्था में यह अचालक होगा, कोई करंट नहीं फ्लो होगा। लेकिन जनरली तौर पे आपको भी पता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर संभव नहीं है। टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी या 25 से 30 डिग्री सी, ठीक है। तो इतने टेम्परेचर पर बेटा कुछ सहसंयोजक बंध इसमें से टूट जाते हैं, कुछ उसमें ऊर्जा को ग्रहण करके कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। उनकी वजह से जैसे मान लो एक सहसंयोजक बंध टूटा तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। तो बेटा इसकी वजह से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही इसमें से कुछ करंट को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इनकी वजह से कुछ करंट, कुछ मात्रा में करंट जो है वो फ्लो होता है। ये है वास्तव में पदार्थों का सेटअप। बहुत आसानी से सिखाने का काम किया बेटा। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो नोट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। बताओ, एकदम आनंद आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है क्लास का, ठीक है, एकदम मजा आना चाहिए क्लास का। इस चैप्टर का शुरुआती टॉपिक जो हम बार बार चिल्ला रहे हैं, करंट, तो भैया पहला टॉपिक इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक करंट। तो भैया पहला टॉपिक ये है, तो अभी तक क्या कर रहे थे, तो अभी तक हम इस चैप्टर का बेस बना रहे थे। जैसे कि जब हम घर बनाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है, बहुत गहराई से खोदने के बाद उसकी नींव रखी जाती है और नींव को हम मजबूत रखते हैं। कभी आपने सुना होगा अपने मम्मी पापा के मुंह से या बड़े बूढ़े लोगों के मुंह से कि जितनी नींव मजबूत होगी मकान की, उतना मकान ज्यादा मजबूत होगा, उतना लंबे समय तक चलेगा मकान। तो बस वैसे ही जितने चैप्टर की बेसिक मजबूत होगा, जितना हम उस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ना है और हर छोटी छोटी बात को जान लें, तो बड़ा चैप्टर भी बहुत आनंदित रहेगा और वो सब्जेक्ट भी बहुत मजे से जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा टारगेट बोर्ड में अच्छे नंबर लाना ही नहीं,
ये तो है ही, ये तो सेकेंडरी टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट हमारा है सीखना। अगर सब्जेक्ट को सीख गए तो बोर्ड में भले ही 2-4% नंबर कम आ जाए, कोई इशू नहीं है। अब जीवन जीना सीख जाएंगे, जीवन में सफलता ग्रहण कर लेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, बस सब्जेक्ट को सीख जाए। इलेक्ट्रिक करंट, पहले तो मैं आपको करंट का एकदम बढ़िया से मतलब समझाने का प्रयास करूंगा कि करंट क्या है। वैद्युत शब्द का मतलब है आवेश, और मैंने अभी बताया था कि आवेश का मतलब यहां ज्यादातर क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ठोसों में करंट फ्लो करवाएंगे। अच्छा, धारा का मतलब है कि किसी भी चीज का, किसी भी, अपनी भाषा में कह रहा हूं, चीज, ठीक है, किसी भी चीज का एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में गति करना, एक निश्चित दिशा में गति करना। धारा शब्द जो है वो एक सामान्य शब्द है, ऐसा नहीं है यहीं पर शब्द यूज हुआ। धारा शब्द एक सामान्य शब्द है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि किसी चीज का एक निश्चित दिशा में क्या करना, गति करना। जैसे कि ये शब्द तुमने एक जगह और सुना होगा, नदी की धारा। जो नदी में पानी का बहाव होता है, उस पानी के बहाव को हम धारा बोलते हैं। कई बार आपने ये शब्द सुना होगा, नदी की धारा, किधर से किधर की ओर। तो नदी की जो धारा है, तो नदी में धारा का, उसमें का करंट फ्लो हो रहा है नहीं, उसमें जो पानी है, जो संपूर्ण पानी है, वो एक निश्चित दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इस वजह से हम उसे नदी की धारा बोल रहे हैं, नदी में पानी की धारा या जल की धारा बोल रहे हैं उसे। उसी तरीके से यहां धारा शब्द का मतलब है कि किसी भी चीज का एक निश्चित दिशा में क्या करना, गति करना। और किसी भी चीज, वो चीज कौन सी, तो आवेशित कण। वो चीज कौन सी, आवेशित कण। और आवेशित कण भी यहां पर ज्यादातर चालकों की बात करेंगे, ठोसों की बात करेंगे, तो उस आवेशित कण के रूप में कौन आएंगे यहां पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो भैया यहां पर करंट का मतलब हमें समझ में आया कि किसी आवेशित कण का एक निश्चित दिशा में गति करना ही क्या कहलाता है, वो वैद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, चालकों के सापेक्ष बोल सकते हो, तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित दिशा में गति करना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो आप वास्तव में शब्दों का अर्थ सीखो। अगर आपको शब्दों के अर्थ आ गए तो परिभाषाएं तो जीवन भर तक आप भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने उसका मतलब सीखा है। अच्छा, तो किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जब एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। थोड़ा सा हम इसे वास्तविक स्वरूप में जानने का प्रयास करते हैं। वास्तविक स्वरूप में इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो वास्तविक स्वरूप यह है, जैसे कि मान लो आपके घर में वायर के थ्रू करंट आ रहा है, वायर के थ्रू क्या आ रहा है, करंट। वायर आप लेके आ रहे हो बाहर से, ठीक है, ट्रांसफार्मर से वायर लेके आ रहे हो, उस वायर के थ्रू आपके घर में क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। ठीक है, ओके। तो आपके घर में जो करंट आ रहा है वो वायर के थ्रू आ रहा है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? तो वास्तविक स्वरूप यह है कि इस वायर में जो है वो इलेक्ट्रॉन गति करते हुए आ रहे हैं। इस वायर में जो है वो कौन गति करते हुए आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हुए आ रहे हैं। और इन इलेक्ट्रॉन की गति को ही हम क्या कह रहे हैं, करंट कह रहे हैं। अरे भाई यही तो करंट का मतलब अभी आपको बताया। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो किसी वायर में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, एक निश्चित दिशा में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, करंट कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन गति करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है और एक जगह से दूसरी जगह गति कर रहा, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी ग्रहण करे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा? आंसर है साहब, नहीं जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रही होगी, ऊर्जा, और उस ऊर्जा को ग्रहण करके ये इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा होगा। और बेटा इसी एनर्जी को किसी भी आवेशित कण को दी गई ऊर्जा देने पर जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता, इसी को हम कहते हैं वोल्टेज। इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। बताया था आपको। ठीक है, वोल्टेज क्या है कि किसी भी आवेशित कण को जो ऊर्जा दी जा रही है, जिसकी वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर पा रहा, दैट इज वोल्टेज। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे हैं तो बिना वोल्टेज के ये इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, बिना वोल्टेज के जो इलेक्ट्रॉन है वो गति नहीं कर रहे होंगे। 100% इन्हें क्या मिल रही होगी, ऊर्जा। और ऊर्जा जिस स्वरूप में मिल रही होगी उसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज। उसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो अगर हमारे घरों में 220 वोल्ट आ रहा है
जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा गति करेंगे, और जितना ज्यादा गति करेंगे करंट का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो वोल्टेज वास्तव में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गति करते हुए आ रहे हैं उन्हें एनर्जी मिल रही है, वही वोल्टेज है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपने साथ ऊर्जा लेके आ रहे हैं, हाँ एनर्जी लेके आ रहे हैं। उसी एनर्जी का उपयोग होकर पंखा गति कर रहा है। तो देखो पंखा घूम रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा लेके आ रहे हैं वो पंखे को दे रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से पंखा घूम रहा। प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ एनर्जी लेके आ रहे हैं, उस ऊर्जा की वजह से प्रकाश उत्पन्न हो पा रहा। ठीक है, तो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने साथ एनर्जी लेके आ रहा है, उसी एनर्जी का यूज करके, ठीक है, वो अपना क्या कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। तो यही है पूरा का पूरा प्रोसेसिंग कि वास्तव में करंट क्या है। किताबी परिभाषा के अकॉर्डिंग देखोगे तो करंट की परिभाषा है आवेश प्रवाह की समय दर को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, ठीक है, वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की समय दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। तो बेटा एक बात बताओ, आपको जो वैद्युत धारा के बारे में बात समझाई कि आवेशित कण एक निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं, उसी को करंट कह रहे हैं, तो यही वाली बात तो यहाँ समझाई गई है। भाई आवेश प्रवाह का मतलब क्या है, आवेश फ्लो कर रहा है, आवेश की जगह कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो उसी की समय रेट को, कि कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। या तो आप ऐसे कह सकते हो किसी भी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश, फ्लो करने वाले जो आवेश है, उसी को हम क्या कहते हैं, धारा। तो धारा की जो परिभाषा है, वो जो समझाने की बात है, वो दोनों एक ही चीज है। बस इसमें एक क्लियरेंस और दे दिया कि भैया आवेश फ्लो को तो हम धारा कह ही रहे हैं, लेकिन वो आवेश फ्लो हमें किसके अनुसार देखना है, टाइम के अकॉर्डिंग। जितने कम समय में आवेश जितना ज्यादा फ्लो होगा, करंट का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा। और ज्यादा समय में आवेश कम फ्लो हो रहा है तो करंट का मान होता, तो टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की समय दर को हम क्या कहते हैं, धारा। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि मात्रक क्या होता है साहब धारा का, तो इसका मात्रक जनरली आपने पढ़ा होगा एम्पियर। फॉर्मूला बेस पे देख लो, I बराबर Q अपॉन T। Q का मात्रक होता है कूलाम, और भैया टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम पर सेकेंड। अगर मैं इसके विमी सूत्र की बात करूंगा तो विमी सूत्र कूलाम की, ठीक है, इसके अनुसार नहीं, सीधा सीधा एम्पियर के अनुसार ही देखो। एम्पियर की पहला अक्षर ए है और ये मूल राशि है, तो इसकी विमा सीधी सीधी क्या होती है, ए। इसकी विमा सीधी सीधी क्या होती है, ए। मैंने आपको करंट का वास्तव में भी मतलब बता दिया, एकदम समझा दिया। ठीक है, एक तीसरी चीज, अगर कोई आपसे पूछ ले कि वैद्युत धारा एक कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश, तो मेरा आंसर होगा सर वैद्युत धारा एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। अदिश बोले तो इसमें कोई दिशा नहीं होती। हाँ, तो अदिश का तो मतलब यही है कि इसमें कोई दिशा नहीं होती। लेकिन जब आप करंट में पढ़ेंगे, धारा के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे धारा में दिशा होती है। अब यहां से एक और प्रश्न बन गया, एक और खतरनाक प्रश्न ये बन गया कि आप हमेशा धारा में डायरेक्शन पढ़ेंगे कि धारा में दिशा होती है, धारा में दिशा होती है। अगर धारा में दिशा होती है तो सर ये तो सदिश होनी चाहिए, फिर ये अदिश क्यों, तो ये भी एक प्रश्न मार्क है, इसका भी आपको उत्तर दिया जाएगा। सबसे पहले धारा की दिशा समझेंगे, धारा की दिशा, धारा की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। तो भैया आप ऐसे समझ लो, ये मेरे पास एक चालक है और इस चालक को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी या सेल कह सकते हैं। सेल का ये बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव होता है, छोटा वाला डंडा नेगेटिव होता है, ये इसका प्रतीक है, ऐसे समझ लो। जहां कहीं भी आप बुक में, कॉपियों में अगर इस तरीके का चिन्ह देख रहे हैं तो समझ जाए ये सेल, और या फिर ये काय का प्रतीक है, बैटरी का। इसमें बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव होता है और छोटा वाला डंडा नेगेटिव होता है। ठीक है भैया, अगर ये चालक है तो इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये रहे फ्री इलेक्ट्रॉन। और एक और बात आपको बता दूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है चालक खोखला है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं तो ये आसानी से गति करते नहीं, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, परमाणु।
इन्हीं परमाणुओं के बीच में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। बस मैं दिखा नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा उद्देश्य जो है वो ये समझाना है कि करंट क्या है, बैटरी की वजह से करंट कैसे फ्लो होता है। तो बेटा जैसे ही बैटरी से आप इस चालक को जोड़ोगे तो इस चालक का एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा नेगेटिव। पॉजिटिव जो है वो इन इलेक्ट्रॉनों को, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना चालू कर देगा। इन सभी के सभी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना चालू कर देगा और ये सभी के सभी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर क्या करना चालू कर देंगे, गति करना चालू कर देंगे। और बेटा इनकी गति को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। यही तो बात बताई। किसी चालक में जो आवेशित कण है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो एक निश्चित दिशा में गति कर दें, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। एक सेकंड में कितने आवेशित कण या कितना आवेश फ्लो कर रहा है, इसको हम धारा कहते हैं। इसका वैल्यू निकालेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे। लेकिन बेटा एक और बात मानो, हमने धारा की दिशा मानी है, ध्यान रहे, हमने धारा की दिशा मानी है कि धारा की दिशा बैटरी के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से कौन से टर्मिनल की ओर होती है, नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। ये हमने धारा की दिशा मान रखी है, मानी है हमने कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट की डायरेक्शन बाहर का शब्द हो रही, अंदर की बात हो रही, बाहर से पॉजिटिव से किधर की तरफ होती है, नेगेटिव की ओर। अब ये मानी किस बेस पे होगी, तो बेटा जैसे कि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां चालक के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया होगा और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से किधर की ओर हो गई होगी, नेगेटिव की ओर। तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हम धारा की दिशा मान के चलते हैं। काय की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम काय की दिशा मान के चलते हैं, धारा की दिशा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम काय की दिशा मान के चल रहे हैं, धारा की दिशा मान के चल रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धारा की दिशा है, धारा की दिशा होती है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हमने धारा की दिशा मान ली है कि वैद्युत क्षेत्र जिस डायरेक्शन में है, धारा की दिशा भी उधर ही होगी। देखो जब हमने माना है तो मानने के लिए तो हम सर अपोजिट भी मान सकते थे अपोजिट, बात वो नहीं है। लेकिन जब एक चीज कभी मान ली तो फिर उसी के हिसाब से हम काम करना चालू कर दे। अभी हम बीच में ये बात चेंज करें कि नहीं करंट की डायरेक्शन नहीं, हम तो अपोजिट मानेंगे, मानने के लिए आप मान सकते हो, लेकिन फिर सब चीजों में बदलाव करना पड़ेगा। आगे आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है अपने हिसाब से पढ़ने पड़ेंगे। तो हमने ये मान रखा, शुरुआत में वैज्ञानिकों ने ये माना, कंडीशन के हिसाब से माना कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही धारा की दिशा को मान लेते हैं। अब यहां पर समझो, अगर आपने धारा की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में मानी है तो यहां पर कुछ रिजल्ट और भी आपको दिख रहे हैं। जैसे आप ये देखिए कि धारा की दिशा अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो धारा इधर से इधर की ओर फ्लो हो रही है, लेकिन इसके भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो नेगेटिवली पार्टिकल चार्ज है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेशित कण है, वो धारा की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। तो आपने ये बात कहीं ना कहीं सुनी होगी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है। तो भैया एक बार हमने मान लिया धारा की दिशा होती है कि भैया धारा की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है या बैटरी के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर है। तो बेटा जब धारा की दिशा हमने ये मान ही ली तो इलेक्ट्रॉन तो जस्ट इस धारा के अपोजिट जा रहे हैं। तो फिर हमें यह भी बात समझनी पड़ेगी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में काय की दिशा होती है, धारा। और आप ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ना लिख के, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन शब्द ना लिख के, बल्कि यहां पर एक शब्द और कह सकते हैं, ऋणावेशित कण। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की जगह आप एक शब्द और कह सकते हैं कि ऋणावेशित कण की गति की विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है। तो इसमें भी कहना कोई हर्ष की बात नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लो यहां ऋणावेशित कण ना होते और पॉजिटिव कण होते, पॉजिटिव पार्टिकल होते, तो एक बात बताओ, अगर यहां पर पॉजिटिव पार्टिकल होते इसके भीतर, ऋणावेशित कण ना होके बल्कि पॉजिटिव, जैसे कि शुरुआत में बताया, जो द्रव होते हैं और जो गैसें होती हैं तो उनमें तो पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, क्योंकि जो एटम है जिनसे इलेक्ट्रॉन निकले वो धनावेशित हो जाते हैं और वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठोसों में तो ये गति, ये परमाणु है तो यहां भी धनावेशित, लेकिन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो बेटा उस स्थिति में क्या होता, क्या ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल इन पॉजिटिव को खींचता? नहीं। पॉजिटिव को कौन खींचता? नेगेटिव। तो ये सब के सब पॉजिटिव जो हैं वो इधर की ओर गति करते।
और बेटा अगर पॉजिटिव इधर की ओर गति कर रहे हैं और धारा तो पहले से इधर की ओर जा रही, धारा की दिशा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, तो धारा पहले से ही इधर है और धनावेशित कण भी इधर गति कर रहे हैं। तो इसका दूसरा क्या भाव हो सकता था कि भैया अगर अगर धनावेशित कण है, अगर धनावेशित कण है, ठीक है, तो धनावेशित कण की गति की दिशा में धारा की दिशा होती है, धारा की दिशा होती है, ठीक है, दिशा होती है। तो भाई आपने इस छोटे से कॉन्सेप्ट के जरिए से ये जानने का प्रयास किया कि धारा की दिशा शुरुआत में हमने मान ली कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, और अगर हमने ये मान लिया, फिक्स कर दिया कि धारा की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि तुम जैसा मान लो वह, तो तुम सब कबाड़ा कर दोगे, ठीक है, कोई छात्र कुछ मानेगा, कोई छात्र कुछ मानेगा और सब कॉन्सेप्ट का कबाड़ा हो जाएगा। तो हमने ये फिक्स कर दिया साहब कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट उसके अपोजिट भाग रहे हैं, तो धारा की दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। पॉजिटिव उसकी दिशा में भाग रहे हैं तो भैया पॉजिटिव की दिशा, गति की दिशा में धारा की दिशा होती है। तो ये कई चीजें यहां पर बन के आई। अब समस्या ये हुई कि साहब धारा में तो दिशा होती है कि बैटरी के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो हो रहा है, फिर आपने इसे अदिश क्यों कहा? प्रश्न, फिर आपने इसे अदिश क्यों कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर भी जान लो। जैसे कि अगर किसी बिंदु पर एक वेक्टर ए काम कर रहा हो और दूसरे बिंदु पर एक वेक्टर बी काम कर रहा है, इसे अगर वास्तविक स्वरूप में समझो तो जैसे कि मान लो मेरे दोनों हाथों पर दो व्यक्ति फोर्स लगा के खींच रहे हैं, एक व्यक्ति इधर फोर्स लगा के खींच रहा, एक व्यक्ति इधर फोर्स लगा के खींच रहा। फोर्स जो है बल है, सदिश है, डायरेक्शन होती है फोर्स में, इधर खींच रहा तो डायरेक्शन इधर, इधर खींच रहा तो डायरेक्शन इधर, तो ये भी सदिश है, ये भी वेक्टर है। बिंदु का काम मैं कर रहा हूं, एक व्यक्ति इधर खींच रहा, एक व्यक्ति इधर खींच रहा, तो बताओ मैं कहां जाऊंगा? तो अगर दोनों व्यक्तियों के बीच में कुछ कोण बन रहा है तो मैं ना तो इधर वाले की तरफ जाऊंगा ना इधर, बल्कि इनके कहां जाऊंगा? बीच में। तो आपने फर्स्ट ईयर में ये सीखा होगा, एक वेक्टर एक बिंदु पर इधर की ओर काम कर रहा है, एक वेक्टर इधर, तो इसका जो परिणामी होगा वो इनके कहां होगा? बीच में होगा। और अगर दोनों सदिशों के बीच में, दोनों वेक्टरों के बीच में कोई कोण बन रहा है तो बेटा इसका परिणामी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग और प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता था। अच्छा, अगर वास्तव में सदिश हैं तो बेटा इस रूल का पालन करना होगा, इसे हम सदिश नियम कहते थे, सदिश नियम, ठीक है, सदिशों का कौन सा नियम? सदिश नियम। और ये जोड़ने का सदिश नियम था, जोड़ने का सदिश नियम। जोड़ने का क्यों था? क्योंकि यहां पर दो सदिश एक बिंदु पर काम कर रहे थे, उन्हें जोड़ने के बाद इनका टोटल कितना निकलेगा, तो टोटल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता था, इसके पूरा प्रूफ करते थे, ठीक है साहब। अगर करंट वास्तव में सदिश है, उसमें दिशा तो दिख रही है लेकिन वास्तव में सदिश है, तो बेटा इस जोड़ने के सदिश नियम का वो पालन करेगी। तो हमने इसी को कॉन्सेप्ट किया, एक वायर लिया और एक वायर में 3 एम्पीयर का करंट लेके आई और दूसरे वायर में भी हमने 4 एम्पीयर का करंट लेके आया। फिलहाल हमने इन दोनों वायर को 90 डिग्री के एंगल पर रखा, हालांकि इन दोनों वायरों के एंगल बदलने पर टोटल करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी आप जानेंगे, ठीक है। तो बेटा हमने दोनों वायरों को बीच में 90 डिग्री का एंगल रखा और एक तीसरे वायर से इन्हें कनेक्ट कर दिया। अगर वास्तव में 3 एम्पीयर और 4 एम्पीयर एक सदिश राशि है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इनका जो परिणामी है, मतलब यहां जो टोटल करंट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इनका रिजल्टेंट होना चाहिए वो पहले का वर्ग 3 का वर्ग, दूसरे का वर्ग 4 का वर्ग, और बेटा 2 पहला 3 दूसरा 4, और दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है। r बराबर 16 और 9 कितना हो गया? 25। तो यहां पर इनका रिजल्टेंट जो टोटल करंट निकलना चाहिए वो कितना एम्पियर आना चाहिए? 5 एम्पियर। लेकिन आप यहां पर जब अमीटर लगा के यहां चेक करेंगे तो यहां पर करंट मुझे कितने एम्पियर मिला? 7 एम्पियर। 3 एम्पियर ऊपर वाले तार का, 4 एम्पियर नीचे वाले तार का, दोनों जुड़ गया और टोटल करंट मुझे कितना एम्पियर मिला? 7। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 5 एम्पियर। और दूसरी बात, इन तारों के बीच का अगर एंगल बदल दो तो क्या ये 3 एम्पियर 4 एम्पियर का करंट जो है वो 7 एम्पियर में नहीं तो भी 7 एम्पियर में बदलेगा, मतलब उसे एंगल से भी उसे कोई लेना देना नहीं। और वास्तव में अगर सदिश होते तो बेटा एंगल बदलने पर उनका परिणाम ही बदलता। अगर इस एंगल पर मैं 2 व्यक्तियों के द्वारा खींचा जा रहा हूं
तो कुछ और फोर्स लग रहा होगा, ऐसे खींचा जा रहा हूं तो कुछ और फोर्स, जितना ये एंगल कम होता जाएगा फोर्स उतना बढ़ता जाएगा, और जैसे ही एकदम समांतर हो जाएंगे मतलब एंगल खत्म 0 डिग्री, तो फोर्स का मान सबसे अधिक लगेगा। तो भैया अगर वास्तव में सदिश होते तो ये सदिश नियम का पालन करना होगा इन्हें, इनका रिजल्टेंट इस सदिश जोड़ने के सदिश नियम से आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो यहां कुछ हो ही नहीं रहा। इस वजह से ये सदिश नियम का पालन नहीं करती, इस वजह से ये कैसी राशि है? अदिश, अदिश राशि है। आपको अगर ये लिखवा दिया जाता, रटवा दिया जाता, जीवन भर ये बातें समझ में नहीं आती। आपको जितना फील करके समझाया जाए उतनी मजेदार क्लासें होने वाली। तो चैप्टर का बेस और चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने का काम किया है। करंट क्या है, वैद्युत चालन का मतलब क्या है, पदार्थ में चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, बहुत शानदार तरीके से ये चैप्टर जो है वो मैंने शुरुआत किया है। उम्मीद है इसी शानदार तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में भी आया होगा। अगर आप लिखने से बचना चाह रहे हैं और इस चैप्टर की पीपीटी लेना चाह रहे हैं पीडीएफ की फॉर्म में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, आप उस पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर सीधा सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। डेली की डेली क्लासेस जो वहां अपलोड होंगी, वहां की पीडीएफ आपको डेली की डेली मिलना चालू हो जाएगी, और इसी तरीके से शानदार क्लासें हमारी मिलती रहेंगी आपसे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।